नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे निर्वाचन की तैयारी, उपचुनाव जारी। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। मतदान के दौरान मंगलौर में काफी हंगामा देखने को मिला। मंगलौर सीट पर मतदान के वक्त 8 से 10 राउंड हवाई फायरिंग हुई है और मंगलौर विधानसभा सीट के लिबरहेड़ी के बूथ पर मारपीट और पथराव से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। हालांकि बाद में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हो सका है, लेकिन हंगामे के बाद मतदान धीमा देखने को मिला है। बता दें कि मंगलौर सीट पर बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद से ये सीट खाली हो गई थी, जबकि बद्रीनाथ सीट पर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी भाजपा में शामिल हो गए थे, जिसके बाद अब उपचुनाव कराया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने शासन प्रशासन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जबकि भाजपा ने कांग्रेस के सभी आरोपों का खंडन करते हुए इन आरोपों को हार की वजह बताई है। वहीं मतदान के बीच प्रदेश की एक और विधानसभा सीट खाली हो गई है। दरअसल लंबी बीमारी के बाद केदारनाथ से भाजपा विधायक शैला रानी रावत का 68 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन से पूरे प्रदेश भर में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम नेताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है और आज इस मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की इस खास रिपोर्ट पर डालते हैं। उत्तराखंड में मानसून की बारिश के बीच 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं मतदान के दौरान मंगलौर में हंगामा देखने को मिला, जिसमें कांग्रेस के भी कार्यकर्ता घायल हुए हैं। मंगलौर विधानसभा सीट के लिबरहेड़ी के बूथ पर मारपीट और पथराव से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। हालांकि बाद में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुआ। वहीं हंगामे के बाद मतदान धीमा देखने को मिला है। पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। स्थिति सामान्य है। चुनाव शांतिपूर्वक चल रहा है। कितने लोग घायल हुए? कुछ अभी तक इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। कोई प्रामाणिक सूचना और पुष्टिकारक सूचना प्राप्त होने पर आप लोगों से साझा। पुलिस बल के साथ आप मौके पर आए हैं यहाँ पर? बिल्कुल, यहाँ पर स्थिति सामान्य है। चुनाव शांतिपूर्वक चल रहा है और स्थिति सामान्य बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात। हत्या होते सब देख रहे हैं। ये पुलिस की, चुनाव प्रशासन, चुनाव आयोग की कैटेगरी अति संवेदनशील कैटेगरी में है। लेकिन यहाँ सुबह से हम सूचना दे रहे थे कि यहाँ जो गरीब तबका है उसको वोट डालने के लिए असामाजिक तत्व रोक रहे हैं। लेकिन 8:15 बजे से सूचना शुरू से आने लगी थी, लेकिन किसी प्रशासनिक अधिकारी ने, किसी ने कोई गंभीरता से नहीं लिया और नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर वो असामाजिक तत्व गोली उन्होंने चलाई। बताते हैं किसी के लगी भी है, चोटिल तो है, खून तो मैंने देखा। अब ये नहीं मैं कह सकता चोट कहाँ की है। एक आधे पौने घंटे बाद मैं पहुँचता हूँ यहाँ। मैंने जब देखा खून में तो मैं उनको अस्पताल लेकर गया। अस्पताल भी ले जाने वाला यहाँ कोई नहीं था। आपको बता दें कि उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की वजह ये है कि मंगलौर विधानसभा सीट से बसपा विधायक का निधन हो गया था, जबकि बद्रीनाथ विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक रहे राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाने के बाद इस सीट से रिजाइन कर दिया था, जिसके बाद अब दोनों सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इस बीच प्रदेश की एक और विधानसभा सीट खाली हो गई है। दरअसल लंबी बीमारी के बाद केदारनाथ से भाजपा विधायक शैला रानी रावत का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन से पूरे प्रदेश भर में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। शैला रानी जी का अचानक इस प्रकार से हमारे बीच में से चले जाना, इस प्रकार से शरीर छोड़ देना, ये बहुत दुखद है। और उनका पूरा जीवन संघर्षशील जीवन रहा। अपने क्षेत्र से, लोगों से हमेशा जुड़ी रही, उनके लिए लगातार संघर्ष करती रही। और मुझे भी जब भी मिलती थी तो उनके मन मस्तिष्क में एक ही बात रहती थी कि मेरे क्षेत्र का विकास होना है,
क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। हर बार छोटी छोटी बातों से अवगत कराने का काम करती थी, उनके हल के लिए प्रयास करती थी। उनका इस प्रकार से चले जाना हम सब लोगों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, सबके लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है और निश्चित रूप से इसकी भरपाई होना असंभव है, मुश्किल है, लेकिन भगवान को शायद यही मंजूर होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को, उनके क्षेत्र के लोगों को, उनके चाहने वालों को, सबको भगवान इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। रानी रावत जी के निधन से कांग्रेस परिवार भी दुखी है। हमारी वो पहले विधायक भी रही हैं, जिला पंचायत की अध्यक्ष भी रही हैं और उनके निधन से उत्तराखंड के राजनीतिक क्षेत्र को बहुत बड़ी क्षति हुई है और मैं उत्तराखंड कांग्रेस के कमेटी की तरफ से उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं और निश्चित रूप से उनके निधन से उत्तराखंड की राजनीति को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कांग्रेस अपनी कमजोरी छिपा रही है क्योंकि उनको मालूम है हम दोनों जगह पिछड़ रहे हैं, इसीलिए है ना फेस सेविंग कर रहे हैं। कल हारेंगे तो कम से कम ये सब चीज़ें वो कह पाएंगे कि साहब हमने तो पहले ही कहा था और यहाँ पर मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, ये बातें वो करेंगे। उनको लग रहा है कि हम हार रहे हैं, तो यही हमारी जीत की गारंटी। कांग्रेस इस तरह से बौखलाई हुई। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के बाद अब राज्य में उपचुनाव पर सियासी घमासान मचा हुआ है। एक ओर जहां भाजपा लोकसभा चुनाव में मिली जीत से उत्साहित है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के लिए इन दोनों सीटों पर उपचुनाव जीतना बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। देखना होगा कि 13 जुलाई को इन दोनों सीटों पर क्या कुछ परिणाम देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर विस्तार से होगी बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में है। आरपी रतूड़ी साहब हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। सुनीता प्रकाश हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। और दीपक रावत जी हमारे साथ में हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। कुलदीप राणा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी के साथ में शुरुआत कर लेते हैं। आरपी रतूड़ी साहब, स्वागत आपका। आरपी साहब, आज देखिए उपचुनाव की शुरुआत हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस अशांति के साथ में हुई, मुझे लगता है वो नहीं होना चाहिए था। खबरें यही हैं कि ग्राउंड पर जब हमारे रिपोर्टर्स गए तो हमने देखा कि उस अशांति के बाद मतदान धीमा हो गया। इस असर को क्या कहेंगे आप? देखिए गरिमा जी, निश्चित तौर पर लोकतंत्र पे जिनकी आस्था होगी वो सब चाहते हैं कि लोकतंत्र का पर्व शांतिपूर्वक मनाया जाना चाहिए और उसमें आखिर बौखलाहट जिनकी होगी, जिनको भय होगा कि हम चुनाव हार रहे हैं, वो इस तरह की हरकत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है और हमारे कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, अब ये क्योंकि ये घटना में जो भी दोषी होगा, जो वो पकड़ा जाएगा, पता लगेगा कि वो दोषी कौन है, किसकी ये साजिश है। कहीं ये बौखलाहट में तो नहीं थी ये कि हार को कहीं ना कहीं इस तरह से बदल दो कि हम कहेंगे शासन प्रशासन हमारी मदद नहीं कर रहा साहब, ये कर रहा वो कर रहा। ये निराशाजनक वातावरण बनाने का काम केवल वो लोग करते हैं जिनको भय होता है कि वो चुनाव में कमजोर पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बद्रीनाथ भी और मंगलौर भी जीत रही है, तो जीतने वाले कभी भी उदंडी नहीं होते, वो हुड़दंग नहीं करते। क्या बात है सर, नतीजे से पहले ये सुनिश्चित कैसे हो सकता है? ठीक है, मैं मानती हूं कि आप जीत रहे हैं, आपका ये एक कॉन्फिडेंस है, होना चाहिए, हर दल में होना चाहिए। यहां बैठा कोई भी दल इस बात को नहीं कभी कहता कि हम हार रहे हैं, कोई भी। यहां तक कि सिर्फ ये चुनाव राजनीतिक चुनाव में नहीं, किसी भी खेल में आप उतरेंगे, क्या कोई ये सोचकर उतरता है कि हम हार रहे हैं? लेकिन ये सुनिश्चित कर देना कि नहीं, जीतने वाला कभी भी हुड़दंग नहीं करता, उपद्रव नहीं करता। अभी तो ये चीजें जो हुई है बिल्कुल गलत है। नहीं, निश्चित तौर पर मैं तो भर्त्सना करता हूँ कि नहीं होना चाहिए, समाज में इस तरह के द्वेष बिल्कुल नहीं होने चाहिए। लेकिन मैंने कहा नहीं कि जिनको सत्ता को बदनाम करना है, सरकार को बदनाम करना है, अपनी हार को छुपाने के लिए कोई कारण ढूंढना है, तो वो इस तरह का वातावरण पैदा करते हैं ताकि हार को छुपाने के लिए इस तरह के बहाने मिल जाए और
सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जाए। तो ये वातावरण वही लोग पैदा करते हैं। सरकार अपने लिए स्वयं क्यों पैदा करेगी? आप बताएं कि कोई भी सरकार, हमारी कोई सरकार तो इस चुनाव में न हार रहे न जीत रहे। हमारी सरकार है 2027 तक बहुमत में हम, तो हम ऐसा वातावरण क्यों करेंगे? लेकिन कोई भी कि चुनाव यहाँ पर- शांतिपूर्वक ढंग से हो, ये तो स्थानीय प्रशासन और सरकार सुनिश्चित कराएगी ना सर। मैं कह रहा हूँ कि हाँ। ये पहले से कौन बताएगा कि कौन हुड़दंगी है? अब जब जांच होगी पता लग ठीक है। जाएगा कि कौन व्यक्ति है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। लौटते हैं आपके पास। दीपक रावत साहब हमारे साथ में यूकेडी की ओर से, और कांग्रेस से सुनीता जी हैं। सबसे पहले कांग्रेस का रुख करेंगे। कांग्रेस बड़े आरोप लगा रही है मैम, क्या है आज जो कुछ भी हुआ वाकई बहुत शर्मनाक था। बिल्कुल बहुत शर्मनाक है, निंदनीय है। इसकी जितनी भी आप भर्त्सना कर सकते हैं मैं भी करूंगी अपने व्यक्तिगत तौर पे। देखिए, ये लोकतंत्र का पर्व है, इसको जो है बड़े शांतिपूर्वक मनाया जाना चाहिए। और जिस तरह से भाजपा अपने पावर का दुरुपयोग कर रही है, जो अपने आप में निंदनीय है। देखिए, इन्होंने पहले भी लोकसभा में भी राहुल गांधी जी की सदस्यता से हटा दिया, उनको उनके घर से भी उनको बाहर निकाल दिया। लेकिन क्या हुआ? जनता सर्वोपरि है। हमें अपने आप में इतना घमंड नहीं करना चाहिए, कि घमंड किसी का भी कभी नहीं टिका है। जनता सर्वोपरि है। जनता ने राहुल गांधी जी को नेता प्रतिपक्ष पर इनके साथ बिठा दिया, और इनकी सीटें घटी है और हमारी सीटें बढ़ी। तो मैं जनता को नमन करती हूँ। यहाँ पे ना आप, हम, ना कोई पार्टी। सारा रोल अगर होता है तो जनता का होता है। और हमने पूरी कोशिश की है कि हम बद्रीनाथ और मंगलौर की सीटें जीते। हमारे सारे बड़े से नेता, शीर्ष नेता वहां पर रात दिन कार्य करते रहे। कार्यकर्ता भी और बड़े से बड़े नेता भी अपनी जान झोंक दी उन्होंने जीतने के लिए। और हम जरूर जनता से निवेदन करेंगे कि वो अपना आशीर्वाद हमें दे, और हम भी प्रतीक्षा करेंगे रिजल्ट की, क्या होता है क्या नहीं होता है। कि पहले ही अगर हम लोग अपने आप ही वक्ता भविष्यवाणी करने लग जाए तो मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। हमने बहुत अच्छा जो है इनको फाइट दी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से बद्रीनाथ की जनता हमेशा से ही कांग्रेस को अपना आशीर्वाद देती आई है, और मंगलौर में भी जहां तक है ज्यादा रुझान जो है जनता का कांग्रेस की तरफ रहता है। तो मेरा तो प्रार्थना और निवेदन भी रहेगा जनता से कि वो अपना विवेक का इस्तेमाल करे। और जैसे कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में, ठीक है, मैं मानती हूँ कि उत्तराखंड में नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। उत्तराखंड में भी आने वाले चुनाव में आपको जरूर परिवर्तन दिखाई देगा, क्योंकि जिस तरह से काम हो रहा है, काम धरातल पे बिल्कुल नहीं है। सिर्फ मोदी जी और अमित शाह जी दो ही लोग जो है पूरी पार्टी को चला रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी ना अधिकारियों पे लगाम कस पा रहे हैं, ना अपने मंत्रियों पे लगाम कस पा रहे हैं। आपदा में आप देखिए, मुख्यमंत्री जी हर जगह से सुनिए मुख्यमंत्री जी हैं, और हर आपदा में, पिछले साल की आपदा में जो है बुरी दशा हुई थी, और लोगों के घर में पानी घुसा था। बहुत सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, और एक साल बाद भी वही स्थिति थोड़ी सी बारिश में हमें देखने को मिली। तो ये तो अपने आप दिख रहा है कि प्रचंड बहुमत की सरकार सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को कोसने का काम करती है, धरातल पे कहीं ना दिखाई देती है, ना कोई काम करती है, जिसका जनता के अंदर आक्रोश है। और जरूर आने वाले चुनाव में मैं कह सकती हूँ गरिमा जी कि आने वाला चुनाव जो है इनके लिए जरूर मेरे ख्याल से सोचने का विषय है कि इनको किस तरह से अगली बार करके विपक्ष में, मैं चाहती हूँ कि ये लोग आरोप प्रत्यारोप लगा करके धरातल पे काम करें। जनता बहुत परेशान है। आजकल बरसात के टाइम पे आप देखेंगे कि जरा सी बारिश होती है, पूरा का पूरा देहरादून जलमग्न हो जाता है, और ये हर साल हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई कहता है, मैं जब ये अच्छी मतलब आपसे सच्ची बात कहती हूँ तो लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, तो मैंने बोला ऐसे कि भाई आपको प्रचंड बहुमत दिया है, जो कांग्रेस ने नहीं किया क्या आप वही करेंगे अभी? नहीं ना, जनता को मत देंगे। जनता ने आप पे विश्वास किया है, जनता ने आपको प्रचंड बहुमत दिया है। सर बहुत उम्मीदें आपसे रही होंगी, आप उन पे कहीं भी खड़े नहीं उतर रहे हैं, आप इधर उधर की बातें करते हैं। लेकिन मैम बड़ा सवाल तो ये है ना कि देखिए कोई भी चुनाव हो, जीत तो पूरे तौर पर, एक कहते हैं ना कि कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ होता हुआ हर जगह पर नजर आता है। ये जो बातें आप कह रही है बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बातों से सहमत हो जाऊं, आम जनता आपकी बातों से सहमत हो जाए, तब जब आपके पक्ष में एक भी या आपका खाता खुलता हुआ नजर आए, तो ये होता क्यों नहीं? आम जनता इस समझ से क्यों परे है भला? देखिए, आपको जरूर, आप मेरे बोलने की परिवर्तन आपको जरूर देखने को मिलेगा उपचुनाव में। नहीं तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि नगर निकाय के चुनाव होंगे, जिस तरह से स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ बंदरबाज और पैसे को ठिकाने, बजट को ठिकाने लगाया गया है। और जनता, जैसे मैं तो कहती हूँ कि आप स्मार्ट सिटी छोड़ दीजिए, जो हमारी देहरादून की पुरानी सिटी थी वही आप हमें उसी स्वरूप में वापस कर दीजिए, तो मेरे ख्याल से जनता के हित पे होगा। तो आप जो है जिस तरह से स्मार्ट सिटी के नाम पे फेल है, आपने इन्वेस्टर समिट किया, करोड़ों रुपया उसने खर्च किया, लेकिन एक उद्योग आप नहीं लगा पाए। और आज भी आप जो है कह रहे हैं कि जी हम क्या कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले ये शराब के लिए, खनन के लिए
अभी कुछ दिन पहले फिर थपथपाई जा रही थी कि खनन में इनको काफी जो है मुनाफा हुआ है। तो मैं कहना चाहूंगी कि आपने जो ये समिट किया था, यूनिवर्सल समिट, उसमें कहाँ आपने वादा किया था कि आप उद्योग लगाएंगे, लोगों को बेरोजगार मिलेगा, बेरोजगारी खत्म होगी, और आज आप भी अपनी नदियों का सीना चीर करके आप जो रेवेन्यू कमा रहे हैं, जो आपको मुनाफा हो रहा है, उस पे आप पीठ पे थपथपा रहे हैं। वो जो है मेरे ख्याल से निंदनीय मैं कहूंगी यहाँ पे, कि आपको सिर्फ दो ही चीजें दिखती है, या तो शराब या दूसरा आपको खनन। इसी से आप जो है यहाँ का आपकी जो आर्थिक आप ठीक कर रहे हैं, बाकी का क्या पलायन, जो पूरी तरह से पूरा पहाड़ खाली हो गया है, और जो शहर में भी जो लोग आए हैं उनको भी आप जो है ये वर्षा से नहीं उनको राहत दे पा रहे हैं। और आप देखिए कि धीरे धीरे मेरे ख्याल से आने वाले समय में पूरे पहाड़ जो खाली हो जाएंगे, यदि सरकार ने इसमें गंभीरता से काम नहीं किया। सबसे आज अगर जरूरत है हमारे उत्तराखंड को पलायन रोकने की, सबसे पहली जरूरत है, और दूसरी भू कानून, ताकि हमारे बच्चों को कल यहाँ पे जो है एक मकान बनाने के लिए जमीन मिल सके। क्योंकि गरिमा जी आप देखिएगा, अगर आप भी यहाँ पे जमीन के लिए आप पूछ ही लीजिए, कितना अंदर की जो जमीन है वो भी आसमान छू रहे हैं, उनका जो रेट है, इतना मतलब बाहर के लोगों ने खरीद करके कितना महंगा कर दिया। अगर भू कानून नहीं आया तो हमारे आने वाले बच्चों के लिए, यहाँ पहाड़ के लोगों को जो है, जो यहाँ पे सदी रह रहे हैं, उनको भी यहाँ पे एक मकान बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा यदि भू कानून नहीं आया। और हम लगातार इनसे निवेदन करें, हम क्या कर रहे हैं, हम तो वही विपक्ष में आपको तो सिर्फ हमारे पर उंगली उठाना आता है, पर नहीं, आज जनता जो है, उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड का बेरोजगार, उत्तराखंड के नारियां हो या सबके सब भू कानून के लिए आपसे गुहार लगा रहे हैं। बार बार रैली निकल रही है सड़कों पे, लेकिन आपके कानों में जू नहीं रिंग रही है, जो मेरे ख्याल से अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। आपने भी तो कांग्रेस से ज्यादा समय जो है आपको मिला है उत्तराखंड में, आपने हमेशा मुख्यमंत्री ही बदले हैं, और प्रचंड बहुमत होने के बाद भी मैं कहूंगी ये शर्मसार करने वाली बात है कि प्रचंड बहुमत होने के बाद भी आज जनता हाशिए में है। ये देखिए, आप काम नहीं कर रहे हैं तो उसमें तो अच्छी बात है ना, जनता आप हटा देगी सत्ता से, लेकिन विपक्ष तो आपको बार बार आगाह कर रहे हैं, क्योंकि वो जनता से जुड़े हुए हैं। जनता की आवाज जो है विपक्ष होता है, और बार बार आपको गुहार लगाई जा रही है कि आप जनता के मुद्दों पे काम कीजिए। ठीक है मैम, बिल्कुल हम भी देखिए यही उम्मीद कर रहे हैं कि जनता के मुद्दों पर काम होना चाहिए, जो जनता के जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर काम होना चाहिए, और सीधे तौर पर लाभ इसका होना चाहिए। लेकिन अभी आज के चुनाव को लेकर भी हम बात कर रहे हैं। दीपक रावत जिससे बात करें, दीपक जी क्या लग रहा है, अब चुनाव में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है फिलहाल? आज जिस तरीके से जो हुड़दंग हुआ वाकई शर्मनाक था, इसको आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? गरिमा जी, जो मंगलौर के उपचुनाव में जो घटना घटी है, जो हिंसा हुई है, जिस तरीके से गोलियां चली हैं, ये उत्तराखंड क्रांति दल इस घटना की निंदा करता है, भर्त्सना करता है, और जो इसके पीछे हैं, चाहे राजनीतिक दल हो या कोई कार्यकर्ता हो या कोई असामाजिक तत्व हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैं गरिमा जी आप ही के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि अगर राज्य में उपचुनाव है तो उसको शांतिपूर्ण करने की जिम्मेदारी किसकी है? शासन प्रशासन की है ना। आपने सुना है कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वो स्पष्ट कह रहे थे कि अति संवेदनशील ये क्षेत्र घोषित किया हुआ था, ये पोलिंग बूथ घोषित किया हुआ था, उसके बावजूद भी यदि वहां पर प्राप्त मात्रा में फोर्स नहीं है और इस तरह की घटना का सुबह होना, ये एक साजिश का ही षड्यंत्र जो है, जो साजिश है, षड्यंत्र है, उसी का एक पार्ट लगता है कि ताकि जो जनता है उनके अंदर भय उत्पन्न हो और वो कम से कम मतदान करे। जो आपने देखा कि इस घटना के बाद वहां पर मतदान कम हुआ, और यही जो घटना थी, इस घटना का जो मकसद था वो यही था कि किसी तरीके से वो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र की घटना है, वहां पर पोलिंग जो है कम कराई जाए। लेकिन आप बताइए, उत्तराखंड इन घटनाओं के लिए कहा जाना जाता है, ये तो शांतिपूर्ण राज्य है। इस तरह की घटनाएं ना हमने 2022 में देखी, जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए। अभी कुछ ही में 1 महीने पहले हमारा यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हुआ, इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। ये घटना अब कहां से आ रही है? जब आप कहीं और से उम्मीदवार लेके आएंगे, जिस उम्मीदवार का ना जमीन है ना कुछ है, जब जनता के बीच कोई प्रभाव है, और इस तरह की घटना अगर उसको अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाना हो या प्रभाव करना हो, तो निश्चित रूप से वो इस तरह की कोई घटनाएं कोई ना कोई जो कैंडिडेट होगा वो करेगा। आप देखिए ना, इस आज से पहले कोई चुनाव हुआ, इस तरह की कोई घटना हुई है? लेकिन आज हुई है। आज शर्मसार हुआ है उत्तराखंड। आज पूरे भारत में अगर कोई सब जगह चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें अगर कोई घटना घटी है, शर्मनाक घटना घटी है, तो उत्तराखंड में घटी है। इसकी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष क्यों नहीं ले पा रहा है? ये जिम्मेदारी तो सत्ता पक्ष को लेना चाहिए। सिर्फ ये बोल के कि भर्त्सना करते हैं, ये बोल के काम कहां चलने वाला है? आपने तो कलंकित कर दिया है उत्तराखंड को। ये शांत प्रिय प्रदेश है, और इस शांत प्रिय प्रदेश में आपने चुनाव को आपने हथकंडा बना दिया है इस तरीके का, और आप बचना चाह रहे हैं, ये क्या क्या भर्त्सना करते हैं। आपकी जिम्मेदारी थी, उपचुनाव है ये, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप चाहे जीते ना हारे, और आप कहां जीत रहे हैं इस चुनाव में? दोनों सीटें आप हार रहे हैं।
लेकिन अगर हम मंगलौर की सीट हम बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी आज तक नहीं जीती है, लेकिन परोक्ष और अप्रोक्ष रूप से अगर कोई घटना घटी है, राज्य में घटी हो और उपचुनाव में घटी हो, तो इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और शासन प्रशासन को लेनी पड़ेगी, वो बच नहीं सकती है। कलंकित तो आज के डेट में प्रदेश पूरे भारत में उत्तराखंड हुआ है ना। कोई विशेष कोई यहाँ की राजनीति हुई है, चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, यूकेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, यहाँ की राजनीति बदनाम हुई है ना कि यहाँ पर इस तरह की राजनीति को पोषित किया जा रहा है। और हम तो पहले से कह रहे हैं, इस प्रदेश में दल बदल की राजनीति को, दल बदल की राजनीति को अगर किसी ने पोषित किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के दामन में ये दाग है कि इस छोटे से प्रदेश में जब जब उन्हें समय मिला, उन्होंने इस दूसरे पार्टियों को तोड़ा है, दूसरी पार्टी के विधायकों को तोड़कर अपने यहाँ जिताया। और उसका उदाहरण ये उपचुनाव है। अगर इसका सबसे ज्यादा अगर आप देखिए, मंगलौर सीट में इनका कोई कार्यकर्ता इस लायक नहीं था, तो इन्होंने उत्तर प्रदेश से एक कैंडिडेट उठा के लाए हैं। और बद्रीनाथ सीट पे तो इन्होंने विपक्ष को तोड़कर अपना कैंडिडेट बनाया है। भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में सिर्फ कार्यकर्ताओं की पार्टी बन गई है, नेताओं का अभाव हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी दूसरे जो दल हैं उनसे हम सब इससे भोगे हुए हैं। हमारा उत्तराखंड क्रांति दौर को सबसे पहले इन्होंने इस छल से छला हुआ है। ठीक है, ये इससे बच नहीं सकते हैं, इसी चीज को ये आगे बढ़ा, इसी घृणित राजनीति को भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में आगे बढ़ा रही है, जो कि बिल्कुल निंदनीय है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पर देखिए आपकी ओर से बड़ी बातें कही गई, उसका जवाब हम लेंगे रतोड़ी साहब से, लेकिन उससे पहले हमारे साथ में कुलदीप राणा जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी, बहुत स्वागत आपका भी के न्यूज़ इंडिया पर। कुलदीप जी, सबसे पहले जो आज हिंसा हुई, क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं और आमतौर पर ऐसी घटनाएं बहुत रेयर होती हैं उत्तराखंड के लिहाज से। चुनाव में हिंसा हमने देखी है, लेकिन उत्तराखंड के लिए ये आम नहीं था। यह आखिर कैसे हुआ, लापरवाही किसकी थी? और इस सब का देखिए जो रिजल्ट निकलकर सामने आया वो ये कि पूरा दिन धीमी गति से मतदान हो रहा है। इसका सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि ये नुकसान है आम जनता का, और लोकतंत्र के लिए भी ये ठीक नहीं है। देखिए गरिमा, भारत की निर्वाचन प्रणाली में हिंसा होना कोई नई बात नहीं रही है, क्योंकि अभी तक हमने आज़ाद भारत में जितने भी निर्वाचन हुए, ये अक्सर देखने में आया है कि चुनाव स्थलों पर, मतदान स्थलों पर इस तरह की दलीय राजनीति काफ़ी हिंसक रूप ले लेती है। और इसमें जो प्रत्याशी हैं, उनके जिन अपने राजनीतिक दलों के उनके जो समर्थक होते हैं, वो कहीं ना कहीं टकराव निकल करके आता है। और कई बार कुछ चीज़ें जो प्लान तरीके से भी निकल करके आती हैं। अब ये तो जांच का विषय है कि मंगलौर सीट पर ये ऐसा क्यों हुआ, क्या ये पूर्व नियोजित था या इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र है, ठीक है। तो ये तो सारी चीज़ें जांच का विषय हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस घटना से चुनावी फायदा किसको होगा, क्योंकि हम अक्सर 2022 के चुनाव में भी और अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें हम ये देखने में आया है कि उत्तराखंड में हरिद्वार क्षेत्र और उधम सिंह नगर का जो क्षेत्र है, यहाँ सर्वाधिक मतदान देखने को मिलता रहा है, ठीक है। और अभी मैंने जब 3 बजे के आंकड़े देखे तो उसमें मुझे चमोली जिले में भी, क्योंकि बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर मतदान चल रहा है, आश्चर्य की बात यह है कि वहाँ सारी चीज़ें शांत हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ 40-42% के करीब मतदान हुआ है 3 बजे तक। और तमाम हिंसा के बावजूद भी, और इस तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं टीवी में आ रही है और जिस तरह की खबरें निकल करके आ रही हैं, उसके बावजूद भी मंगलौर सीट पर अब तक लगभग 3 बजे तक 56% से ज़्यादा मतदान हो चुका है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे नहीं देख रहा हूँ कि इससे मतदान ज़्यादा प्रभावित होता दिखाई दे रहा हो, ऐसा नहीं है। मतदान अपनी गति से है और मतदान में लोग, मतदाता निकल करके आ रहे हैं, वो वोट डाल रहे हैं, ठीक। दूसरी बात ये है कि क्योंकि उत्तराखंड के दो विधानसभा सीटों पर इस समय मतदान है, एक ठेठ पहाड़ की सीट है जो बद्रीनाथ की है, सीमांत क्षेत्र की सीट है, और दूसरा ठेठ मैदानी सीट है जो राज्य का मैदानी क्षेत्र है, जिसमें हरिद्वार उसका क्षेत्र आता है, और उसकी मंगलौर सीट पर है। दोनों जगह की राजनीतिक स्थितियां अलग हैं। अगर हम बद्रीनाथ से शुरू करें तो बद्रीनाथ में कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। और जब अगर हम मंगलौर सीट की बात करते हैं तो यहाँ चूँकि बसपा का भी यहाँ प्रभुत्व रहा है, तो बसपा, कांग्रेस और भाजपा, हालांकि पिछले कई चुनावों में जो मंगलौर सीट का इतिहास रहा है, बीजेपी यहाँ बहुत ज़्यादा आगे नहीं रही है। यहाँ तीसरे या चौथे नंबर पर हमेशा बीजेपी का जो रहा प्रत्याशी रहे हैं।
क्योंकि ये यहाँ जो मेन टक्कर होती थी चुनाव में वो कांग्रेस, बसपा और सपा को लेकर के होती थी। ठीक है, आज कांग्रेस की काजी निजामुद्दीन कांग्रेस की तरफ से यहाँ प्रत्याशी हैं, इससे पहले वो बसपा में थे, बसपा से वे विधायक रहे हैं। ठीक है, अब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी तो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे। सरबत करीम अंसारी जो स्वर्गीय विधायक रहे हैं यहाँ के, और अब उनके उससे निधन से जो सीट खाली हुई है, तो अभी जब 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें मात्र 600 वोटों का अंतर था जिससे ये हार जीत तय हुई थी। तो ऐसे में मंगलौर सीट पर भाजपा का उतना ज़्यादा वर्चस्व या पार्टी का संगठन का उतना ज़्यादा वर्चस्व नहीं है, लेकिन कांग्रेस यहाँ जो मेन टकराव है, मेन जो एक तरीके से फाइट है चुनाव की, वो कांग्रेस वर्सेस बसपा के बीच में है। ठीक, और वहीं अगर हम बद्रीनाथ में देखते हैं तो बद्रीनाथ में चूंकि दोनों सिर्फ मात्र 2 ही दल हैं, वहाँ और दल उस तरीके से दिखाई नहीं दे रहे हैं लड़ाई मैदान में, तो वहाँ भाजपा और कांग्रेस का मुकाबला है। अब जो चीज़ें निकल कर के आ रही हैं, जिस हिसाब से मतदान का अगर हम ये आंकड़ा देखते हैं, जो मतदान प्रतिशत सामने निकल कर के आया है 3 बजे तक का, तो ऐसे में चीज़ें, और चूंकि दोनों जगह बीजेपी ने जो प्रत्याशी खड़े किए हैं उसने कहीं ना कहीं संगठन को, उनके कार्यकर्ताओं को निराश किया है। बद्रीनाथ सीट पे भी ये निराशा दिखाई दे रही है, और जिस तरीके का उत्साह 2012 में और विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में, अभी बीते लोकसभा चुनाव में इन दोनों जगहों पर दिखाई दे रहा था, वो उत्साह कार्यकर्ताओं का ना तो बद्रीनाथ सीट पर दिखाई दे रहा है और ना ही मंगलौर सीट पर दिखाई दे रहा है। लेकिन चूंकि मंगलौर में कांग्रेस स्ट्रांग रही है, कांग्रेस का वहाँ पे सीट निकलती रही है, इसलिए कांग्रेस ने अपनी ताकत वहाँ झोंक रखी है। ठीक है, क्योंकि इस समय चुनौती उनको वहाँ पे बड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। आपने देखा होगा कि इस तमाम घटनाक्रम में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भी वहीं हैं और तमाम बड़े नेता जो है इस समय मंगलौर सीट पर हैं, जबकि बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर भी चुनाव चल रहा है। और वहीं वहीं बद्रीनाथ सीट पर भाजपा के मुख्यमंत्री ने भी प्रचार किया, तमाम नेताओं ने वहाँ पर प्रचार किया, क्योंकि आज देखिए चुनाव में जहाँ जो सीट कमज़ोर होती है वहीं ताकत झोंकी जाती है। तो और ये जिस तरह की ताकत यहाँ झोंकी गई है, जो देखने में आ रहा है, उससे साफ पता चल रहा है कि कौन कहाँ मजबूत स्थिति में है और कौन कहाँ कितनी कमज़ोर स्थिति में है। ठीक है, तो ऐसे में जो मंगलौर सीट का जो ये चीज़ें हुई हैं, कहीं ना कहीं वो चिंताजनक हैं और सवाल खड़े करती हैं। इस पर एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इस पर कौन कटघरे में है अभी ये तो स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि किसी पे आरोप और प्रत्यारोप लगाना तो उचित नहीं होगा जब तक की चीज़ें जांच में स्पष्ट नहीं हो जाती। ये जांच का विषय है, चुनाव आयोग को इसको संज्ञान लेना चाहिए, इस पर जाँच करनी चाहिए। बिल्कुल कुलदीप जी, देखिए हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये चुनाव में जो हुआ वाकई शर्मनाक था। बिल्कुल, और देखिए इस पर हम विस्तार से बातचीत भी करेंगे, आपकी ओर से काफी अहम बातें कही गई हैं। देखिए देवभूमि के दंगल में चर्चा करेंगे, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि आज चुनाव में किस तरीके से हिंसा हुई, उसके साथ ही इन चुनावों में होने वाली जीत को लेकर आरपी रतूड़ी साहब के साथ में शुरुआत करेंगे। रतूड़ी साहब, आपने सुना यहाँ पर चाहे दीपक जी हो, सुनीता जी, उनकी ओर से बड़े आरोप बीजेपी पर लगाए गए हैं। उनका कहना है कि जनता के हित में जो काम होने चाहिए थे वो तो हो ही नहीं रहे हैं, जनहित के विषय में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। साथ ही कुलदीप जी ने जो अहम बातें कही उनका भी जवाब देते जाइए। देखिए गरिमा जी, आरोप लगाना विपक्ष का काम है, इनका धर्म है, भी चाहिए। इन विचारों के पास है क्या? अभी लोकसभा की हार की बौखलाहट भी है, और यूकेडी के लिए तो मैं क्या कहूँ, बेचारे अपने सिंबल ही नहीं बचा पाए, अपनी मान्यता नहीं बचा पाए। वो आरोप लगाएंगे तो ठीक है, अच्छी बात है, उनको लगाना चाहिए, लेकिन ये दोनों न्यायाधीश भी हो गए, इन्होंने जांच भी पूरी कर दी है। इन्होंने अभी ये जो दुर्घटना हुई है, मैं कहूंगा साजिश हुई है, तो इन्होंने इसकी जांच भी कर ली और इन्होंने अपराधी भी बीजेपी को घोषित कर दिया। अभी इसमें
कोई जांच, अभी तो अपराधी पता लगेंगे ना। मैंने जैसे पहले कहा कि जिनको लाभ होता नजर आ रहा था, कि जिनको दिखाई दे रहा कि हम कहीं नुकसान में जा रहे हैं, हम हार रहे हैं, तो हम इस तरह का वातावरण कर दें कि हमको कहीं सिंपैथी मिल जाए और लोग एक वर्ग, जो जैसे राणा जी ने कहा, बिल्कुल मैं उनसे अपने को सहमत करता हूं कि वहां बीएसपी और कांग्रेस का झगड़ा अक्सर रहा, बीजेपी का झगड़ा वहां कभी ज्यादा नहीं था। लेकिन इनकी बौखलाहट ये है कि जनता वहां विकास चाहती है, जनता वहां पर चाहती है कि हम बीजेपी के प्रतिनिधि को जिताएं, तो वो इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। और मैं, क्योंकि जांच अधिकारी अभी बैठे हैं, मैं न्यायाधीश नहीं बनना चाहता हूं इन दोनों की तरह। जांच होगी, जो भी अपराधी होगा उसको कड़ी सजा देंगे, दंड देंगे। और जैसा पहले भी कहा कि अपराध के पीछे क्या कारण था, क्यों किया गया, किस मोहल्ले में किया गया, ये हमारी अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट कहा कि इसका तत्काल जांच करके इसकी रिपोर्ट मंगाया जाए, बना देंगे। ठीक है, तो सब आपके पास लौटेंगे आपके पास में। सुनीता जी के पास में जाएंगे। सुनीता जी, एक विशेष समाज की ओर से आरोप भी लगाया गया था। सुबह जानकारी मिली कि हलवाई समाज के जो लोग हैं उनकी ओर से भी कुछ खास बातें कही जा रही हैं। कहना है कि छोटे से लोग के लिए समाज, ठीक है रतोड़ी साहब, अब रुक जाइए। ठीक है सुनीता जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी हाँ बताइए। अब मैं आपका नहीं सुना सवाल मैंने। सुनीता जी देखिए, अभी सुबह जब खबरें सामने आई तो ये कहा गया कि विशेष समाज के कुछ लोग भी जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं। जो विवाद पूरा हुआ था उस विवाद में विशेष समाज के लोगों का नाम सामने आया था। देखिए, मैं कहना चाहूंगी गरिमा जी की जो घटना हुई है ये सत्य बहुत निंदनीय है। इसमें ये कहना कि घबरा रहे हैं लोग, ये कर रहे हैं, मैं बिल्कुल भी इस बात को समर्थन नहीं दूंगी। ठीक है, जांच करिए तो जल्दी जांच कीजिए ना, अंकिता भंडारी की तरह नहीं कि अपनी वीआईपी पर लोगों को बचाने का काम आप करें। ठीक है, हम मानते हैं। आप कह रहे हैं कि ये पहले ही जज बन गए, ये बन गए। अरे आपने हमला जो हुआ है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर हुआ है ना। आप बराबर जवाब लगा रहे हैं। आज की थोड़े कितने दिन से आप देख रहे हैं, पिछले कितने समय से यही न्यूज चल रही है कि आपके जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वहाँ पे दबाया जा रहा है, सरकार सत्ता उनकी सुन नहीं रही है। ये आज अचानक हुआ नहीं है। पिछले हफ्ते से हम लोग जो है बार बार जाकर के चुनाव आयोग से गुहार लगा रहे हैं कि आप इसको रोके। बिल्कुल भी शासन प्रशासन करने के लिए तैयार नहीं है। और अभी हम जज नहीं बन रहे हैं, हम आपके जो काम है उनको आपके दिखाने का काम कर रहे हैं कि आप इसमें अगर जांच करें तो जल्दी से जल्दी जांच कराइए। अंकिता भंडारी की तरह केस लटकनी चाहिए और अपने लोगों को बचाने का काम बिल्कुल नहीं करेंगे। ये निंदनीय है, इसकी घोर भर्त्सना होनी चाहिए कि हमारी शांतिपूर्वक। अच्छा, एक आरोप वो ये भी लगा रहे हैं कि आपको पता है कि हार होनी है, इसलिए हार की बौखलाहट में आप सारे मुद्दों को लेकर जो है बवाल कर रहे हैं। इतना शांतिपूर्वक राज्य है ये, उत्तराखंड कलंकित हो रहा है और हम लोग इसमें कुछ आवाज भी ना उठाए क्या? ठीक है, चैनल पे भी तो हम अपनी आवाज मुख्यमंत्री तक आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आप हम पे जवाब ना देकर के हमारी बात को इसकी जो आप हमारा जो भी यहाँ पे निष्कर्ष निकलता है उसको आप मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं और वहां लड़े। आपकी जो भी घटना हुई है निंदनीय है, इतना ही मैं कहना चाहूंगी। आप पूछे गरिमा जी, आप कुछ पूछ रहे थे सवाल। ठीक है, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा ठीक है, शायद कुछ टेक्निकल इशू है, मैं उसको ठीक करवाती हूँ। दीपक जी के पास एक बार फिर से जाएंगे। दीपक जी, अभी आपकी बात का भी आरपी साहब ने कहा कि देखिए विपक्ष है और इनके पास कोई काम भी नहीं है, ये बड़ा आरोप भी लगाया उन्होंने और कहा कि देखिए इनका काम है हमला बोलना, तो ये तो हमला बोलेंगे। लेकिन बड़ी बात ये कि देखिए अगर ऐसे शांतिपूर्वक प्रदेश जो रहा है, जहाँ पर शांति हमेशा रही है, हिंसा की जैसे चीज़ें कभी बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट आती हैं, तो वहाँ पर अगर चुनाव में इस तरीके के और उपचुनाव में ऐसी घटनाएं होने लग जाएंगी तो इसको उत्तराखंड के लिहाज से देख पाना बहुत कठिन है। देखिए, जिस चश्मे से रतूड़ी जी इस चुनाव को देख रहे हैं उस चश्मे में उनको ये आपत्तिजनक नजर नहीं आएगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं। आप देखिए कि कुलदीप राणा जी ने भी एक बात स्पष्ट करी, जो जहां कमजोर होगा वो वहां पर अपनी पूरी ताकत लगाएगा। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी दम भर रही है कि हम दोनों सीटें जीत रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि हम आज तक वहां नहीं जीते। आप विरोधाभास तो इन्हीं के शब्दों में है ना। एक तरफ तो शुरुआत में कहते हैं कि हम दोनों सीट जीत रहे हैं और जब चर्चा आगे बढ़ती है तो कहते हैं जी हम तो आज तक कभी जीते ही नहीं। ये लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी के बीच तो ही नहीं, ये कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के बीच में। इन्होंने सारी ताकत कुलदीप राणा जी ने स्पष्ट करा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सारी ताकत मंगलौर में लगाकर बद्रीनाथ में लगाई है, क्योंकि वहां उनका कैंडिडेट हार रहा है।
उन्होंने ये स्पष्ट करा। अब ये चीज तो डबल इंजन की सरकार इनकी है, धाकड़ धामी जी इनके पास है, राजेंद्र भंडारी जिन्होंने अपना पूरा राजनीतिक जीवन बहुत कार्य किया हुआ है, उसके बावजूद इनको सारे मंत्रियों को वहां ले जाके प्रदर्शन करवाना है, भाषण दिलवाना है, और उसके बावजूद भी इनके अंदर डर समाया हुआ है कि ये अपना वोट प्रतिशत नहीं बढ़ा पा रहे हैं। जो कुलदीप राणा जी ने कहा, 3 बजे तक वहां 40% वोट पड़ा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश के प्रति जो राजनीति है, जो नीतियां हैं, जनता उससे क्षुब्ध हो चुकी है, जनता उसको नकार रही है, और उसी का परिणाम है कि इनके इतने प्रयासों के बावजूद भी, धाकड़ धामी जी के इतने कहने के बावजूद भी, तमाम इनके सांसदों के वहां जाने के बावजूद भी ये वोट प्रतिशत नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो ये जो निराशा का भाव भारतीय जनता पार्टी अपनी कुंठित राजनीति को स्थापित करने के लिए इस प्रदेश में जनता के बीच जो स्थापित करना चाह रही है, उसी का परिणाम है कि आज वहां पर वोट परसेंट कम चल रहा है और मंगलौर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और ये यहाँ पर आके विपक्ष को कह रहे हैं, अरे हम उत्तराखंड क्रांति दल सत्ता में है या नहीं, हम अपना सिंबल बचा पा रहे नहीं पा रहे। रतोड़ी जी, इस प्रदेश के बनने से पहले भी हमारी जिम्मेदारी थी यहाँ के लोगों के प्रति सजग रहना, उनके अधिकारियों के प्रति उनके सजग रहना, और प्रदेश बन गया है, उसके बावजूद भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, और ये अंतिम दम तक जब तक उत्तराखंड का एक सिपाही इस प्रदेश में रहेगा करेगा। लेकिन आप तो सत्ता में है ना, आपके पास तो सत्ता है, आपकी सत्ता, आप जब आपके मुख्यमंत्री हैं, और ये घटना आपके मुख्यमंत्री के शासनकाल में हुई है, अगर यही घटना कांग्रेस के शासनकाल में होती है, उत्तराखंड के शासनकाल में होती, तो आप क्या करते? और आप खाली ये कह रहे हैं कि जांच तो होगी, जांच तो चाहे घटना बड़ी हो या छोटी हो, जांच तो होनी है, लेकिन आप इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। क्या आप इस जिम्मेदारी से बच सकते हैं कि बद्रीनाथ का जो उपचुनाव हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में थोपा है? आपने कांग्रेस का विधायक तोड़कर अपने पास रखा, आज वहां पर उपचुनाव थोड़ा, उस सारे उपचुनाव का जो खर्चा है, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव खर्च दे रही है क्या? ठीक है, उसी घाटे से जाएगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? ठीक है दीपक साहब थोड़ा सा क्या लोकतंत्र पे भरोसा करते हैं कि नहीं? राजनीति को गंदी राजनीति को इस प्रदेश में थोपने के अलावा भारतीय जनता पार्टी का कोई काम नहीं है। अच्छा ठीक है दीपक साहब ठीक है आपने आरोप लगा दिया, अभी जवाब उनसे ले लेंगे जब उनके पास लौटेंगे। ठीक है दीपक साहब, हो गया, आप लौटेंगे आपके पास में। कुलदीप जी के पास चलते एक बार फिर से। कुलदीप जी, देखिए हमेशा सत्ता पक्ष किसी भी मुद्दे पर डिबेट बैठी हो यही कहता है कि विपक्ष का काम है सवाल उठाना, लेकिन सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं उठाता, कभी कभी स्थितियां अपने आप उठाने लग जाती हैं। विपक्ष का तो काम है, ये बिल्कुल लाजमी है कि विपक्ष सवाल उठाना उसका काम है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि विपक्ष सिर्फ सवाल उठाने के लिए या विरोध करने के लिए ही उस नियत से ही विरोध शुरू हो जाता है। लेकिन आज जो घटना हुई इस पर तो सवाल अपने आप उठ रहे हैं। मैंने पहले भी आपसे यही सवाल किया था कि देखिए इसको आप कैसे देख रहे हैं, ये उत्तराखंड के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और क्या जिन चीजों को लेकर सवाल कांग्रेस या यूकेडी उठा रहा है कि बीजेपी का कोई काम नहीं है, दीपक जी ने बहुत सारी बड़ी बातें कह डाली, सुनीता जी भी कह रही हैं कि जनता समझ नहीं रही है, तो सर उत्तराखंड में हो क्या रहा है? ये जो नतीजे आते हैं उलट इनके कहने के क्यों आ जाते हैं? और उपचुनाव के नतीजों में भी क्या हम कुछ वैसी उम्मीद करें, या वाकई इनके जो सवाल उठा रहे हैं यूकेडी और कांग्रेस वाले, इनमें कोई सच्चाई आपको दिखाई दे रही है? देखिए गरिमा, पहली बात तो ये है कि मात्र मंगलौर उत्तराखंड नहीं है, मंगलौर के अलावा भी उत्तराखंड है, और हम मंगलौर से उत्तराखंड राज्य की तुलना नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि हरिद्वार का जो आप पहले इसको देखिए, समझिए, उत्तराखंड में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां हैं, जो स्टेट SCRB स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से जो चीज़ें निकल करके आती हैं और समय समय पर जो खबरें छपती रहती हैं, हमने अगर आप उसको देखें तो वो उसमें स्पष्ट होता है कि क्राइम में जो उत्तराखंड में जो मैदानी जिले हैं जिनमें नंबर सबसे ऊपर जो है उधम सिंह नगर की स्थिति है, उसके बाद हरिद्वार की स्थिति क्राइम में है, तीसरे नंबर पर देहरादून है, और जो पहाड़ी जिले हैं वो कमोबेश उनकी स्थिति ज़्यादा बेहतर है, वो शांत हैं, वहाँ इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उतनी गंभीर नहीं है। तो एक तो ये इससे स्पष्ट हो रहा है कि क्योंकि हरिद्वार की जो स्थिति है वो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में काफ़ी अच्छी नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि चूंकि वहाँ पे देखिए इस समय हम ये बड़ा आसान होता है कि सत्ता पर सवाल करना, लेकिन मैं चीज़ों को थोड़ा सा धरातल पर स्पष्ट करना चाहूँगा, क्योंकि मैं ना तो मैं भाजपा का प्रवक्ता हूँ ना ही मैं सत्ता का प्रवक्ता हूँ, लेकिन हमें ये चीज़ समझनी होगी कि हरिद्वार का जो उपचुनाव है उसमें इलेक्शन कमीशन की भूमिका है। वो उत्तराखंड सरकार उस चुनाव को नहीं करवा रही है,
भारत का निर्वाचन आयोग उस चुनाव को करवा रहा है, उसकी वहाँ पे नज़र है और उन्हीं के उसमें सुपरविजन में वो सारा चुनाव हो रहा है। ठीक है, अब चूंकि वहाँ पे दंगे हुए, मैंने पहले भी कहा कि ये तो एक जांच का विषय है और इलेक्शन कमीशन को ही इसकी जांच सुनिश्चित करनी है, ठीक है ना, और सारी चीज़ें सामने लेकर के आनी है। हरिद्वार का जो नेचर है, और हरिद्वार में भी जो हरिद्वार ग्रामीण का जो नेचर है वो बीजेपी के लिए उतना फर्टाइल नहीं रहा है। अभी भी जो वहाँ मजबूत स्थिति रही है, वहाँ बसपा की स्थिति बहुत मजबूत रही है हरिद्वार ग्रामीण में। और अगर हम मंगलौर, पर्टिकुलर सिर्फ मंगलौर सीट की अगर बात करें जिसमें चुनाव हो रहा है, तो जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं काजी निजामुद्दीन, वो 2011 में कांग्रेस में आए, उससे पहले वो भाजपा में थे, बसपा में थे, और वो बसपा से ही विधायक रहे। 2002 और 2007 में वो बसपा से विधायक रहे हैं। कांग्रेस में आने के बाद वो मात्र एक बार विधायक बने थे 2017 के चुनाव में। ठीक है, सरबत करीम अंसारी 2 बार उनके जब वो ये सीट खाली, वो यहाँ से लगातार विधायक रहे हैं 2-3, ठीक है, 2 बार विधायक रहे हैं। तो अगर हम उस रेशियो में देखें तो बसपा यहाँ पर 5 लोकसभा विधानसभा चुनाव में 4 बार बसपा यहाँ पर जीती है। ठीक है, कांग्रेस का यहाँ पे उतना वो नहीं रहा है। और जब हम भाजपा की स्थिति देखते हैं तो भाजपा तो यहाँ बहुत कमजोर स्थिति में है, क्योंकि पिछले चुनाव में भी भाजपा यहाँ तीसरे नंबर पर थी, बसपा, कांग्रेस और भाजपा। और उसमें भी अगर हम आंकड़ों के हिसाब से जब देखते हैं तो जो टक्कर होती है बसपा और कांग्रेस के बीच में, उसमें भी 30,000 से ज़्यादा का जो मत प्रतिशत रहा है वो इनका बीएसपी और कांग्रेस के बीच में रहा है। बीजेपी 20,000, 16,000, 18,000 इसी उसमें इतने मत के साथ तीसरे नंबर पर रही है। ठीक है, अब चूंकि वहाँ पर नया प्रत्याशी आया है, सबसे बड़ी उत्सुकता का कारण ये है कि करतार सिंह भड़ाना के आने से चीज़ें बदल गई हैं। मंगलौर सीट को देखने का नज़रिया बदल गया है। ठीक है, उस बदले हुए नज़रिए ने हम उसके इतिहास को नहीं देख पा रहे हैं जो वहाँ का है। ठीक है, अब मैं आप देखिए कि ये सीट बसपा के विधायक की स्वर्गवास से खाली हुई है, लेकिन क्या हम बता सकते हैं कि वह बसपा का प्रत्याशी कौन चुनाव लड़ रहा है? पूरे डिबेट में और तमाम सारी चीजों में सिर्फ 2 ही दल आमने सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस। जबकि जमीनी हकीकत में जो सबसे मजबूत स्थिति में रही है संगठनात्मक रूप से, वो वहां पे बसपा रही है, बीएसपी का वहां पे ज्यादा होल्ड रहा है। ठीक है, अब चूंकि बीजेपी क्यों ऊपर आ गई, क्योंकि उन्होंने जो अपना प्रत्याशी लेकर के आए, वो प्रत्याशी एक तरीके से उनका पैराशूट प्रत्याशी है, ये बात बीजेपी वाले भी कह रहे हैं। और इस बात को लेकर के उनकी नाराजगी भी है अपने संगठन से कि भाई कार्यकर्ता क्या सिर्फ दरिया और कुर्सी बिछाने के लिए और पार्टी के झंडे उठाने के लिए है। ठीक है, ये नाराजगी उनकी है, और यही नाराजगी न सिर्फ मंगलौर सीट पर भी नहीं है, ये नाराजगी उनकी बद्रीनाथ सीट पर भी है। ठीक है ना, जिस प्रकार से वहां राजेंद्र भंडारी की एंट्री हुई है, तो उससे, और देखिए हमने अक्सर देखा है कि बीजेपी जब चुनाव लड़ती है तो वो उसका पूरा संगठन चुनाव लड़ता है, वो पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ती दिखाई देती है। लेकिन इस चुनाव में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो चीजें निकल करके आ रही हैं, जो हमने वहां दोनों जगह से चीजें देखी हैं, मंगलौर सीट पे भी और बद्रीनाथ सीट पे भी, इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस जो है बद्रीनाथ सीट पर बहुत स्ट्रांग तरीके से कंटेस्ट कर रही है। बिल्कुल, बीजेपी का संगठन वहां उतना उत्साह के साथ आगे नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं वो निराशा का भाव है जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनके ऊपर प्रत्याशित हो पाया है। इस तरह की चीजें वहां निकल करके आई। वहीं अगर हम मंगलौर सीट की बात करते हैं तो मंगलौर सीट पर भी भले भाजपा वहां पर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रही है कभी, लेकिन नए प्रत्याशी के आने से, क्योंकि अवसर जो होता, अवसर का लाभ तो जो कार्यकर्ता वहां पर बुनियादी तौर पर इतने वर्षों से काम कर रहा है, जमीनी कार्यकर्ता है, उसको अवसर मिलना चाहिए था, लेकिन ये अवसर उसके हाथ से निकल करके दूसरी जगह चला गया। नहीं तो कहीं इसके पीछे ये वजह तो नहीं है ना कुलदीप जी की उनको पता है कि मंगलौर बसपा का गढ़ है, ज्यादा कुछ होना नहीं है, 4 बार से बसपा जीत रही है, ये बड़ी बात है। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन चूंकि हम ना तो जांच अधिकारी हैं और ना ही हम उस धरातल पर गए हैं, हम काफी दूसरी चीजों को देख रहे हैं। प्रत्याशी को लेकर मैंने ये बात की कुलदीप जी, मैंने प्रत्याशी को लेकर ये बात की, आपने कहा ना कि किस तरीके का प्रत्याशी बीजेपी की ओर से आया, तो क्या इसकी वजह ये थी? हाँ, ये देखिए, ये एक बड़ी वजह है कि वहां जो बसपा वर्सेस कांग्रेस हुआ करता था वो भाजपा वर्सेस कांग्रेस हो गया। उसका एक बड़ा कारण है प्रत्याशी का आना।
जो ये जिसके लिए जिसको भाजपा के लोग भी कह रहे हैं पैराशूट प्रत्याशी, इसके आने से, करतार सिंह भड़ाना के आने से ये चीजें हॉट सीट में एक तरीके से तब्दील हो गई। ठीक है, जो चुनौती कांग्रेस को बसपा से मिलनी थी, चाहिए थी, जो मिलती रही है इतिहास में भी, पिछले चुनाव में भी, वो इस समय वो भाजपा से मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब जमीनी तौर पर भाजपा कितना गेन करती है, जहां उसको पिछले चुनाव में 18,000 वोट मिले थे और बसपा के प्रत्याशी ने 32,000 वोटों के अंतर से वोट लिए थे, ठीक है ना, कहां 18,000 कहां 32,000, ठीक है। कांग्रेस मात्र 600 वोटों के अंतर से ये सीट हारी थी, वहां पे काजी निजामुद्दीन सरबत करवी अंसारी से 600 वोटों के अंतर से हारे थे, ठीक है। और वहीं बसपा 10,000 से ज्यादा का अंतर बीजेपी के साथ था। तो ऐसे में इस अंतर को कैसे पाट पाती है वो तो काउंटिंग में ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह की चीजें निकल करके आई हैं, जो घटनाक्रम निकल करके आया है, वो चीजों को और स्थितियों को कटघरे में खड़ा कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आपके पास लौटेंगे। आरपी साहब हमारे साथ में। आरपी साहब, राजेंद्र भंडारी को इस बार बीजेपी की ओर से उतारा गया। कांग्रेस एक और आरोप आप पर अक्सर लगाती रहती है। कांग्रेस के प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी के अगर मैं बयान की बात करूं तो वो हमेशा ये कहते हैं कि इनके पास तो खुद के प्रत्याशी नहीं होते, ये हमेशा उन लोगों को चुनाव में उतारते हैं जो हमारी पार्टी से इनके पास गए होते, और राजेंद्र भंडारी का नाम भी उन्हीं लोगों में शामिल है और आपने उन्हीं को प्रत्याशी बनाया है। देखिए गरिमा जी, अपना घर संभालता नहीं, जो जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि मैं अपना घर नहीं संभाल पा रहा हूँ, आखिर लोग क्यों जा रहे हैं, अच्छा, अगर ये चिंता कर लेंगे तो ये पार्टी बढ़ नहीं जाएगी। ये इस बात पे खुश है कि 543 में से 99 आ गए, अरे 18% आए, आप फेल हो भाई, आपकी सीटें घटी हैं, 400 पार करने वाले बीच में बोल जी। अच्छा ठीक है, सुनीता जी सुनिए ना, बीच में बोलने से चर्चा रुक जाती है। हम बड़ी हैं, हम परीक्षा में पास अरे भाई, ठीक है सुनीता जी, सुन लीजिए, सुनीता जी प्लीज, ये गलत बात है। उसके बाद में आपके पास आऊंगी, फिर बोल लीजिएगा। बोलिए रतूड़ी साहब, बोलिए। कह रहा हूँ आंकड़े स्पष्ट होते हैं, 543 में 99 होता है, जो मोदी जी बोलेंगे वही ये बोले, ठीक है। 200 गया, फिर बोलेगी बीच में। पढ़ी लिखी होकर के इतना वो सभ्यता है नहीं, बहुत सुन लिया मैंने, हम कभी बोलते हैं आपके बीच में। ठीक है सुनीता जी, प्लीज और प्लीज आरपी साहब प्लीज आप भी अपनी बात पर फोकस करिए। अपनी बात मैं ये कह रहा हूँ कि 241 वाले जो 42% होते हैं तो फेल है, अच्छा। 18% वाले पास हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। वाह भाई वाह, ये तो पहली बार देख रहा हूँ। 400 पार। सुनीता जी अभी लोकसभा चुनाव पर तो चर्चा नहीं हो रही है, अपने अंतिम दौर में है, तो कम से कम उसको पूरा उनको सुन तो लीजिए ना, ये गलत चीज है, ये रवैया ठीक थोड़ी होता है। ठीक है, आप सही बात बोलेंगी तो मैं क्यों टोकूंगी आपको रतूड़ी जी? अरे भाई आप अपने टाइम पर बोल देना सही बात। तो ठीक है, गरिमा जी मुझे टाइम दीजिएगा प्लीज। हाँ बिल्कुल, और उतनी देर से आप बोल नहीं रही हैं क्या सुनीता जी? प्लीज, इतने देर से आप क्या बोल नहीं रही थी? हाँ ठीक है सुनीता जी प्लीज, अब जब तक मैं सवाल ही करूंगी आप बोलेंगी नहीं। रतूड़ी साहब आप अपनी बात को फटाफट से पूरा कीजिए, इसमें समय व्यतीत मत करिए फालतू में। जब इतनी बौखलाहट में तो ये हाल है तुम्हारे कि अपना घर संभल नहीं रहा, लोग क्यों जा रहे हैं, क्यों घर छोड़ रहे हैं? ठीक है, आखिर विधायकी छोड़ना गरिमा जी कोई आसान नहीं होता। किस आदमी ने अपनी विधायकी दांव पे लगाई हो और भारतीय जनता पार्टी उसके मान सम्मान की रक्षा न करे, ये कांग्रेस के लोग आरोप लगा लेते तो बर्बाद हो गए। ये अपने घर को संभालने से कोशिश में विफल हो गए कि अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे। इनको कैंडिडेट नहीं दिखता कि हरिद्वार का आदमी सोनीपत तो सांसद हो गया, उसे टिकट नहीं देंगे, लेकिन इनको एक परिवार का व्यक्ति चाहिए, वो उसको टिकट नहीं दे सकते थे हरिद्वार का, वो सोनीपत सांसद बनेगा। तब जब अपने परिवार के इर्द गिर्द घूमेंगे तो लोग क्या करेंगे? लोग कहीं ना कहीं अपने को सुरक्षित देखेंगे। लोग चाहेंगे कि हम ये केवल अपना कुनबा बढ़ाने के बजाय, ठीक है, और लोगों को मौका नहीं देंगे तो आखिर लोग क्या करेंगे? अच्छा ठीक है। और राजेंद्र भंडारी ने विधायकी दांव पे लगाए और भाजपा ने उनके सम्मान को पुनः उस पर उनका सम्मान रखा, उनको ठीक है सर। अब सुनीता जी से फटाक से जवाब लेते हैं। सुनीता जी, अपना घर संभलता नहीं हो और आप बीजेपी पर हमला बोल रही हैं, ऐसा कहना आरपी साहब का।
है, लेकिन राजेंद्र भंडारी जी की पत्नी के ऊपर लगातार भाजपा जो है हर बार उंगली उठाती रही, हमेशा उनके अधिकारों को सीज करती रही, हमेशा उनके ऊपर उंगलियां उठाती रही। अचानक चले गए, थोपा है, ठीक कहा दीपक जी ने, ये चुनाव थोपा गया है। जब थे विधायक थे वो, तो क्यों नहीं जो है पाला बदल करके सीट को जो छोड़ा और दोबारा उसने जो लोगों के ऊपर, जनता के ऊपर भार थोपा है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जैसे कि हमारे राणा जी ने कहा कि हरिद्वार का और यहाँ का अलग है, मैं राणा जी से पूछना चाहूंगी कि अभी रवि बड़ोला जी की जो गोलियां चली, तो ये मेरे ख्याल से हमारे देहरादून की बात है और बड़ी ही निंदनीय बात है। अभी एक बच्चे ने जान गंवाई है और ये गोली ही चलाई, तीन बच्चों के ऊपर गोली चलाई, एक तो जान धोनी पड़ी। हमारे जो रिलायंस का जो यहाँ पे शोरूम चोरी का दिन दहाड़े राष्ट्रपति जी के यहाँ पे आगमन पर जो है यहाँ पे लूट दिया गया 10 बजे। तो बिल्कुल, देखिए यही उम्मीद है कि नतीजे तो साफ आ जाएंगे। 13 जुलाई को सब स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर कौन जो है वो पक्ष मजबूत नजर आया, जनता ने किस पर विश्वास दिखाया। लेकिन जो आज घटना हुई चुनाव के दौरान वाकई निंदनीय थी। उम्मीद है कि सही जांच होगी और जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम बातचीत के लिए। तो देखिए, देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे थे आज के चुनाव को लेकर, जहां आज सुबह हिंसा हुई, जिसके बाद दिन भर मतदान की जो गति है वो धीमी पड़ गई और जिसका बड़ा असर देखने को मिला है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।